और ये आया था मेरा $300 का, मतलब मेरा ये लुई विटॉन का बैग। We have already booked the camping site. शायद मैच्योरिटी इसी को कहते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? भाई सुबह के बजे हैं 8 और आज मैं थोड़ी फुर्सत से रेडी हो रही हूँ। जनरली मैं 8:20 पे घर से निकलती हूँ, पूरी रेडी हो चुकी हूँ, बस अपना कोट चूज करी थी क्योंकि आज हमारे ऑफिस में है पार्टी, किसी की शादी हो रही है। वैसे मेरा आज दिन नहीं ऑफिस जाने का, मैं मंडे और फ्राइडे जाती हूँ, ट्यूसडे है, बट आज इसलिए जा रही हूँ, किसी की शादी हो रही है और उसको हम आज पार्टी दे रहे हैं, पूरी टीम मिलकर उसको सरप्राइज पार्टी दे रही है, तो इसलिए आज जाना पड़ रहा है। तो जब मैं तैयार हो रही थी ना, थोड़ा टाइम था मेरे पास, तो मैंने कहा आपसे थोड़ी गपशप हो जाए और आपको एक बात भी बतानी थी, 2-3 बतानी थी वैसे तो, चलो अभी एक से शुरू करते हैं। पता है मैंने भी कुछ दिन पहले ना इंस्टाग्राम पे आस्क मी एनी क्वेश्चन ऐसे करके एक सीरीज चलाई थी। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्होंने देखी भी होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे लोगों के और मैं पूरा दिन आंसर करती रही थी, बहुत सारे आंसर्स दिए थे। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि इतनी पॉजिटिविटी का राज क्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू यार। आप लोगों को लगता है पॉजिटिविटी और आप लोग इतना प्यार देते हो तो आ जाती है पॉजिटिविटी। दूसरा, आई ट्राई कि यार नेगेटिव सिचुएशंस, नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस को इग्नोर मारो, ठीक है। चलो, इसके अलावा 2 क्वेश्चन और ऐसे आए थे जिनका आंसर मैंने उनको बोला था कि अगला व्लॉग देखना, उसमें मिलेगा। एक ने तो मुझे बोला था कि अपना क्लोजेट का टूर दो, एक ने बोला था मुझे कि अपने बैग्स का कलेक्शन दिखाओ, और एक ने बोला था कि कैंपिंग पे क्या क्या ले जाना है। ये वीडियो तो आपने बना ली है, मगर कैंपिंग बुक कैसे करनी है ये बताओ। तो अब वो तो मैं आंसर में नहीं बता सकी, तो मैंने उनके लिए बोला था कि आप मेरा वीडियो देखना। अब कैंपिंग बुक कैसे करनी है ये तो मैंने कल बैठ कर ना पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड किया था, जो आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ, क्योंकि हमने एक और कैंपिंग बुक कर लिया। यार आप लोगों को कैंपिंग की वीडियोस इतनी बढ़िया लगी थी कि मतलब हमसे रहा नहीं गया। हमें वहां पे खुद बहुत मजे आए थे, और हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ने बोला था कि उनको भी साथ चलना है। तो बहुत सारे फ्रेंड्स को एक साथ तो नहीं लेकर जा सकते बिकॉज कैंपिंग साइट की भी लिमिटेशन होती है, बट 2 और फ्रेंड्स के साथ और दिनेश जी के साथ हम लोगों ने कैंपिंग प्लान बना लिया। तो जब मैं वो कैंपिंग बुक कर रही थी तो उसी टाइम पर मैंने कैसे कैंपिंग बुक करनी है वो भी क्विक में बता दिया था। पहले तो वो देख कर आओ, मैं थोड़ा तैयार हो जाऊँ। गाइस, अब जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि साइट रिजर्वेशन कैसे करनी होती है, बिकॉज हमारी कैंपिंग ट्रिप के बाद बहुत सारे लोग हैं जो कैंपिंग जाना चाहते हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कैंपिंग बुक कैसे करनी है। तो आपको ना ओंटारियो पार्क्स की वेबसाइट पे जाना है, गूगल पे जस्ट टाइप करना है ओंटारियो पार्क्स और इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब इनकी वेबसाइट ओपन होते ही आएगा मेक अ रिजर्वेशन, क्लिक कर दो। अब मेक अ रिजर्वेशन में क्लिक करने के बाद आपको ना अराइवल और डिपार्चर टाइम डालना है अपना, कि मतलब डेट्स डालनी है। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं जुलाई का डेट ले लेती हूँ ताकि साइट्स अवेलेबल हो तो आपको बता सकोगे कैसे बुक करते हैं। दूर का डेट लेंगे तो अवेलेबल होगी, मान लो 20 जुलाई को जाना है और 22 मंडे को वापस आना है आपने, तो 2 नाइट्स के लिए आपकी कैंपिंग बुक हो जाएगी। कितने लोग जा रहे हो? एक साइट पर ना मैक्सिमम 6 लोग रह सकते हैं, तो आप 6 का ही पार्टी साइज चुन सकते हो, वरना अगर 6 से ज़्यादा लोग जा रहे हो तो आपको 2 कैंपिंग साइट्स बुक करनी पड़ेंगी। और एक कैंपिंग साइट पे 2 कार्स आप पार्क कर सकते हो। एक कार का पार्किंग चार्ज इस टिकट के बीच में ही होगा और एक का आपको वहाँ पर जाकर खरीदना पड़ेगा। तो अब इक्विपमेंट, मतलब कितने टेंट्स आप लगाओगे। आप आरवी भी लेकर जा सकते हो, आरवी भी आप कैंपिंग साइट पे खड़ी कर सकते हो। अगर आपको इलेक्ट्रिक साइट चाहिए तो आप चूज करो स्पेशली कि आपको इलेक्ट्रिक साइट चाहिए। तो हर साइट की समरी होती है कि ये नॉन इलेक्ट्रिक है कि इलेक्ट्रिक है। हम लोग प्रेफर करते हैं नॉन इलेक्ट्रिक लेने के लिए, बिकॉज हम लोगों को ना बहुत रॉ एक्सपीरियंस लेना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मान लो 3 टेंट लगा दिए, 3 टेंट में ना 2 टेंट्स में लोग सोएंगे और एक टेंट लोग ना किचन विचन के लिए भी कई बार स्पेशल टेंट बनाते हैं, बड़ा सा वो जो कैनोपी वाला पॉपअप टेंट होता है। तो 3 टेंट तक आप एक साइट पर लगा सकते हो। अब सर्च कर लो, फिर आपका ये कैलेंडर खुल जाएगा। इसमें जो भी ग्रीन होगा ना तो उसका मतलब है कि उन प्रोविंशियल पार्क्स पे कैंपिंग साइट्स अवेलेबल है। अब जैसे ये टोरंटो है तो टोरंटो के पास भी कुछ पार्क्स हैं जहाँ ग्रीन डॉट है, और ये साउथ ईस्ट पार्क्स पे भी ग्रीन डॉट है जो ओटावा के पास हैं। तो इनमें से कोई भी एक पार्क क्लिक कर लेते हैं, तो इस पे फिर जो भी अवेलेबल साइट्स है वो आ जाएंगी। तो मतलब आपको इस वेबसाइट पे ना फिर नेविगेट करते रहना, इतना तो आपको पता ही है। आपको छोटा सा ये बता देती हूँ कि अल्टीमेटली हर कैंप साइट जो कि नॉन इलेक्ट्रिक है वो 38.73 की होती है, $38.73 उसका पर नाइट चार्ज होता है। और अगर इलेक्ट्रिक है तो वो $49 की होती है। बाकी कुछ प्रोविंशियल पार्क का रेट $2, $4, $5 इधर उधर हो सकता है। फिर जब आप बुक करोगे ना, ऑनलाइन आप बुक करते हो तो आपके ऑनलाइन रिजर्वेशन चार्ज लगते हैं $9 समथिंग, और अगर आप उनको फ़ोन करके बुक कराते हो तो वो $11 लेते हैं। मैंने आज ही कैंपिंग साइट्स बुक कराई है और मुझे लगा, मैं हमेशा ऑनलाइन बुक करती हूँ और $9-10 एक्स्ट्रा लग जाते हैं, मुझे लगा फ़ोन पे बुक कराना ना फ्री में होगा। स्टूपिड ऑफ मी। तो जब बिल बनकर आया ना तो फ़ोन पे बुक कराने के $11 पर डे के लगे हुए थे, विच वॉज लाइक रियली बैड। तो आप ऑनलाइन ही रिजर्वेशन कराना, तो आपका कैंपिंग साइट का पर नाइट का चार्ज लगेगा, उसके ऊपर 13% आपका HFT लगेगा, उसके ऊपर आपके $10 कन्वीनियंस चार्ज लगेगा, और बस फिर आप बुक करा सकते हो। वेरी इजी। मेनली आपको वेबसाइट का बताना चाहिए ओंटारियो पार्क्स, जहाँ पर जाकर आप रिजर्व कराओगे।
Good morning guys, welcome back to the channel. भैया बहुत ठंड है आज, है ना? समर्स में देखो, जून के महीने में देखो कैसे जैकेट पहन के जा रही है एमी। सर्दियाँ आ गई हैं वापस। कल भी बहुत ठंड थी, आज भी बहुत ठंड है। पता नहीं ये क्या होता है यहाँ कनाडा के वेदर को, कभी मर्जी चेंज हो जाता है। इतने दिनों से इतना अच्छा मौसम चल रहा था, इतनी सुनहरी सुनहरी धूप आ रही थी, हम कैंपिंग करने भी गए। अब फिर मौसम ऐसा हो गया ठंड वाला। मुझे फुल स्लीव्स पहननी पड़ी है, एमी को तो जैकेट पहननी पड़ गई है। बाकी आपको पता ही है हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक दोबारा प्लान बन रहा है कैंपिंग पे जाने का। फिर आपको साथ लेकर जाएंगे कैंपिंग पे। इस बार एक नए नेशनल पार्क में जा रहे हैं। यस, वी हैव ऑलरेडी बुक्ड। या वी हैव ऑलरेडी बुक्ड द कैंपिंग साइट। इस बार एक नए प्रोविंशियल पार्क में जा रहे हैं और वहाँ पे भी बहुत फन होने वाला है। लास्ट टाइम हम गए थे नॉर्थ साइड पे, इस बार हम जा रहे हैं ईस्ट साइड पे, ऑटवा की तरफ, जो कनाडा की कैपिटल है उसकी तरफ। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर अमेजिंग वीडियो ऑफ कैंपिंग। तो अब तो आपको पता चल गया कैंपिंग बुक कैसे करनी है। तो भैया ये समर आपकी कैंपिंग में ही जानी चाहिए। हो सकता है आप और हम किसी कैंपिंग साइट पे पड़ोसी हो जाएं, क्योंकि इस बार हमारा ही प्लान है कि समर में 1-2 कैंपिंग्स पे और जाएंगे। चलो, अब दूसरा क्वेश्चन था क्लोफिट का टूर। यार मेरे को ना बहुत सारे लोग बोल चुके क्लोफिट का टूर देने का, मगर मैंने आज तक क्लोफिट का वीडियो इसलिए शूट नहीं किया कि मेरी ना बहुत हम्बल क्लोफिट है यार। कोई ऐसे बहुत सारे कपड़े नहीं है, बहुत ब्रांडेड चीजें नहीं है कि मैं आपको ऐसे दिखाऊं और शो ऑफ करूं। पता है, जो मेरी चिटचिट फैमिली है ना, जो मेरे को जानते हैं, मेरे नेचर को जानते हैं, इस चैनल पर रोज आते हैं, हमें अपनी फैमिली मानते हैं, उन लोगों को तो थोड़ा रहेगा कि भाई क्लोफिट देखना है एंड ऑल ऑफ दैट। क्या देखना है, वो तो आप रोज मेरी वीडियोस में देख नहीं लेते हो, कुछ है ही नहीं आप लोगों के लिए नया। और जिनके लिए नया होगा, मतलब जो मेरी चिटचिट फैमिली का पार्ट नहीं और एक्सीडेंटली इस चैनल पर आ गए हैं, और हो सकता है चिटचिट फैमिली का पार्ट बन जाए, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और मेरी चिटचिट फैमिली का पार्ट बन जाओ। उन लोगों को ना लगेगा यार क्या है इसके पास, ये कोई क्लोफिट का टूर दिखाने वाला है। तो बस इसी चक्कर में यार मैं नहीं दिखाती हूँ कि कुछ ऐसा खास है नहीं देखने का। बट मैं आपको क्विकली बता देती हूँ कि मैंने अपनी क्लोफिट को ऑर्गेनाइज कैसे किया है। देखो, यहाँ पर मैंने अपने रखे हुए हैं हैट्स सारे के सारे, और जो कैप्स वगैरह होती है। अभी कैंपिंग पे गए थे ना, 2-3 बैग में ही पैक्ड है, इसलिए यहाँ पर आपको खाली दिख रहा है। इसके पीछे मैंने एक बैग लगाया हुआ है जिसमें थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक्स और जो बहुत रेगुलर यूज नहीं होता, और जो ड्रेस बेल्ट्स होती है वो सब कुछ मैंने रखी हुई है। इसमें मेरा सारा का सारा ज्वेलरी और ऑर्गेनाइजर फिट है इसके अंदर। और एक तरफ यहाँ पर मेरी सारी की सारी ये ड्रेसेस हैं, जितनी भी समर में ड्रेसेस पहनी जाती है। मैं सही बताऊं, हम कपड़े खरीदते रहते हैं, बट इनमें से ना बहुत सारी ड्रेसेस होंगी जो आपने मुझे एक बार भी पहने हुए देखा नहीं होगा। वैसे आपको कोई दूर से दिख रही है तो बताना मुझे। जैसे ये ड्रेस टैग भी नहीं उतरा, इसको लाए हुए 3 साल हो गए हैं। तो यहाँ मैंने ड्रेसेस रखी हुई है, यहाँ मैंने अपने सारे ब्लाउजेस रखे हुए हैं, मतलब जो शर्ट्स होती हैं यहाँ इनको ब्लाउज बोलते हैं। तो सारे टॉप, जीन्स के ऊपर पहनने वाले, पैंट्स के ऊपर पहनने वाले वो रखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने जो जब ठंडा मौसम हो जाता है या फिर ऐसी मतलब स्वेट शर्ट्स वगैरह, आपको पता है मेरे बहुत सारी स्वेट शर्ट्स हैं, तो इस एरिया में अभी तो लग रहा होगा आपको बहुत सारी रखी नहीं हुई है मैंने, क्योंकि मौसम चेंज हो गया ना, तो मैंने सिर्फ 2-3 बाहर रखी है कि कभी ठंड पड़ जाए तो पहनना होगा। बाकी सारे के सारे विंटर के कपड़े पैक हो गए हैं, इसलिए ये वाला एरिया थोड़ा खाली लग रहा है। बट यहाँ मेरी सारी स्वेट शर्ट्स रहती है, और इस तरफ मेरे सारे कोट्स या फिर डेनिम की जैकेट्स, मेरे पास डेनिम की बहुत सारी जैकेट्स हैं, या फिर ये हल्के फुल्के से ओवरकोट, ये सब कुछ मैंने रखा हुआ है, ठीक है। और ऊपर है मेरा पूरा बैग्स का कलेक्शन, जो कि एक और क्वेश्चन था क्वेश्चन आंसर सीरीज में कि अपने बैग्स का कलेक्शन दिखाओ। बैग्स का कलेक्शन भी सेम वही बात है कि यार मेरे पास कोई बहुत ही फ्लॉन्ट करने के लिए बड़े सारे ब्रांडेड बैग्स नहीं है कि मैं अपना बैग्स का कलेक्शन दिखाऊं और वीडियो का टाइटल दूं सी माई बैग्स। लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे यार ये भी क्या बैग्स का कलेक्शन हुआ जो आप वीडियो बनाकर दिखा रहे हो। बट बिकॉज यू लव मी, यू वॉन्ट टू सी वट बैग्स आई हैव, और मैंने जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उनको कहा था कि किसी वीडियो में दिखाऊंगी, तो मैं इस वीडियो में आपको अपने बैग्स दिखा देती हूँ। अब यहाँ ऊपर मैंने सारे के सारे बैग्स ऑर्गेनाइज करके रखे हुए हैं। तो एक बैग जो मेरे पोजीशन में है, मेरा प्राउड है, और मैं कहूँगी इकलौता बड़ा महंगा बैग है जिसको मैं हार्डली कभी कैरी करती हूँ, वो मेरा ये लुई विटॉन का बैग। ये बहुत पुराना बैग है, मेरे ख्याल से इस बैग को लिए हुए 10 साल हो चुके होंगे, और ये एज इट इज है। यही शायद ब्रांड्स की यार खासियत होती है कि कितने भी साल हो जाएं वो बैग्स नए के नए रहते हैं। ये बैग मैंने नहीं खरीदा, ये मैं दुबई में किसी यूरोपियन कंपनी के लिए ट्रेनिंग करती थी, उनके एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देती थी। तो क्रिसमस पर भी मेरे ट्रेनिंग एक्टिविटीज़, ट्रेनिंग क्लासरूम्स चल रहे थे वहाँ पे, तो उन्होंने अपने सारे एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट दिया था। तो मतलब सारे एम्प्लॉयज़ को लुई विटॉन का बैग गिफ्ट नहीं दिया था, बट
अलग अलग कैटेगरीज के एम्प्लॉयज़ को सारे गिफ्ट दिए थे, तो मुझे उन्होंने ये लुई विटॉन का बैग गिफ्ट दिया था। तो ये मुझे बहुत अजीज़ है। ये मैं सिर्फ इसको ना अपना इंटरव्यू बैग बोलती हूँ। तो मैं जब कभी इंटरव्यू देने जाती हूँ ना, जब दुबई में जाती थी कभी, या फिर जब मैं यहाँ पर गई तो मैं कैरी करके जाती हूँ साथ में, या फिर कभी कोई जैसे मीटिंग वगैरह पर जाना हो, किसी जॉब फेयर में जाना हो। फिलहाल तो 3 साल से मैं एक ही जॉब में हूँ, तो 3 साल से कह सकते हो मैंने बैग मुश्किल से 2 या 3 बार कैरी किया होगा, जब किसी हाई प्रोफाइल जॉब फेयर वगैरह में गई होंगी। उसके बाद ये मेरा खुद का खरीदा हुआ एक्सपेंसिव बैग है, जो अमित ने मुझे एनिवर्सरी पर गिफ्ट किया था। हमारी 10th एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था अमित ने। इस बार हमारी 12th एनिवर्सरी है, तो ये बैग भी कह सकते हो कि 2 साल पुराना हो गया है। और अगेन ये टोरी बुर्ज का बैग है, एज इट इज पड़ा। मतलब मेरे को लगता है जैसे मैं ये शोरूम से उठाकर लाई थी ना 2 साल पहले, ये बिल्कुल वैसा बैग है। और इस बैग को मैंने कैरी किया है 10 बार तो किया होगा 2 साल में कैरी। और ये आया था मेरा $300 का। मतलब हाँ, मेरा खुद का खरीदा हुआ सबसे महंगा बैग जो है वो $300। इट वॉज ओरिजिनली फॉर $600, बट आपको पता ही है कि मैं बैग्स कब खरीदती हूँ, जब कोई ना कोई बड़ी सेल चल रही हो। तो ये हमें 50% ऑफ में मिला था और $300 का मिला था, तो इसीलिए मैंने ले लिया था, वरना 600 का तो मैं कभी ना लेती। उसके बाद अगला महंगा बैग, मतलब मैंने सारे ना जैसे रेट्स के हिसाब से सेग्रीगेट किए हुए बैग्स यहाँ पे। ये है मेरा कोच का बैग, जो मुझे आरती और करण जो हमारे फ्रेंड्स हैं जो यूएस शिफ्ट हो गए हैं। हम लोग पिछले साल जब यूएस गए थे तो आपको दिखाया भी था, उनसे मिलवाया था। और पहले जब हम बोल्डन में रहते थे तो हमारी काफ़ी सारी वीडियोज़ में आपने उनको देखा होगा। उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था जब वो पहली बार कनाडा आए थे। और उसके साथ ही ये मेरा बैग है जो आप सबने देखा होगा, बिकॉज मैंने ये इंडिया से लिया था इस बार जब मैं दिल्ली गई थी। और ये मेरे को नन्नू दीदी ने, जो अमित के सिस्टर है, उन्होंने गिफ्ट किया था। तो मतलब ये मेरे गिफ्टेड बैग्स है सारे। तो ये आरती करण ने गिफ्ट किया था, ये नन्नू दीदी ने गिफ्ट किया था। तो कितने बैग हो गए आपको? मैं अभी तक 4 बैग दिखा चुकी हूँ, राइट। उसके अलावा एक ना मेरा बड़ा छोटा सा, मैंने इसे आपके साथ ही लिया था पिछले साल, विनर से बैग 2 इकट्ठे लिए थे। एक ये बैग, ये मतलब वो वाला बैग है कि जब आपको इधर उधर जाना हो ना, सब्जी मंडी, ग्रोसरी खरीदने, आपको 2 कार्ड बीच में डालने और कुछ हल्का सा ऐसे। मेरे को इस तरह के स्लिंग बैग्स बड़े पसंद है जो फटाफट से बस ऐसे डालो और चल लो। तो ये मेरा वो वाला स्टाइल का बैग है जिसको अब मैंने कैरी करना बंद कर दिया, बिकॉज ना अमित मुझे ये बात बोलते हैं कि तू ना किसी चीज़ के इतनी पीछे पड़ जाती है, इतनी पीछे पड़ जाती है कि मतलब तू नॉन स्टॉप वही चीज़ यूज़ करती है और उसके बाद उसको यूज़ करना बिल्कुल बंद कर देती है। तो हाँ, ये मैंने ना मेरे ख्याल से 6 महीने रगड़ा है इस बैग को। इस बैग के अलावा कुछ लेकर ही नहीं गई और अब मैं सच में बोर हो गई हूँ इस बैग से, क्योंकि इसका सब्स्टिट्यूट मैंने कॉलेज स्प्रिंग से अभी भी खरीदा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब मैं उस बैग को रगड़ रही हूँ। उसके बाद मेरा ये बैग है गेस का, ये मुझे बहुत पसंद है। और ये 2 बैग मैंने एक साथ लिए थे, ये भी मैंने अच्छे खासे डिस्काउंट पे लिए थे बैग्स। बट इसका ये जो ये स्टाइल है ना, ये स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। तो ये है, और ये भी मैंने विनर से लिया था। जैसे विनर से क्या होता है, कई बार आपको ना बड़े अच्छे अच्छे ऑफर्स में बैग मिल जाते हैं जो आपने कभी कैरी नहीं करने होते। जब मैंने ये बैग लिया था ना, तो हमारी एक सब्सक्राइबर है, स्वीडन में रहती है, तो उन्होंने मुझे बोला कि शिल्पा आपने ये बैग ले तो लिया है बट आप हार्डली कभी इसको यूज़ करोगे। तो इंडिया में तो मैंने इसको बहुत यूज़ किया है और मैंने उसको बोला कि मैं इंडिया में तो बहुत यूज़ कर रही हूँ। कहती कनाडा जाओगे ना तब मैं पूछूंगी कितनी बार उठा रहे हो। सही में यही हुआ यार, कनाडा अगर मैंने बैग एक ही बार उठाया होगा जब हम लोग अपने किसी फ्रेंड के घर पे, विघ्नेश के घर पे गए थे, उसके बाद उठाया ही नहीं है बैग। सेम ऐसे ही मैं लेकर आई थी विनर से बैग और मैंने शायद इसको एक बार भी कैरी नहीं किया है, एक बार भी नहीं। तो कुछ बैग वैसे हो जाते हैं। सेम एक ज़ारा का बैग है, आपको ना उस टाइम बहुत अच्छे लगते हैं, इम्पल्सिव बाइंग। अब मैंने बंद कर दिया इम्पल्सिव बाइंग, पहले मेरे अंदर बहुत थी। आपने देखा भी है कि पहले मैं कितने शॉपिंग वीडियोस बनाती थी यार, कितने ज़्यादा, कहीं पर भी कहीं बस खरीद लो खरीद लो खरीद लो खरीद लो। शायद मैच्योरिटी इसी को कहते हैं कि ओवर द टाइम यू गेट मैच्योर और आपको लगता है कि आपको इतनी चीज़ें नहीं चाहिए लाइफ में। तो ये बैग भी मैंने ज़ारा से ऐसे ही लिया था, ये ज़ारा का बैग है। एंड यू वोंट बिलीव, मैंने 2 बैग लिए थे ऐसे सेम, एक मरून कलर का और एक इस कलर का। मरून वाला मैंने मम्मा को दे दिया अभी, और ये ब्लैक वाला खुद रखा हुआ है कि हम कहीं ना कहीं सास बहू दोनों सेम सेम बैग कैरी करके जाएंगे, ट्विनिंग करेंगे बैग्स की। ठीक है, ये वाले बैग्स हो गए। अब आते हैं इस तरफ। 1 मिनट, एक बैग मेरा नीचे भी पड़ा है, ऊपर जगह नहीं थी इसके लिए, तो ये भी दिखाए। तो ये मैं इस बार इंडिया अपने साथ लेकर गई थी, ये भी गेस का बैग है। आपको मैंने कहा था ना कि ये बैग मैंने 2 बैग लिए थे एक साथ, तो सेम कलर के बैग लिए थे। ऐसा नहीं है कि एक के साथ एक फ्री मिल रहा था, बिकॉज कलर बिल्कुल सेम है, स्टाइल बिल्कुल सेम है, बट दोनों ही बहुत ही अच्छे ऑफर में चल रहे थे। ये शायद इतना बड़ा बैग मुझे मिला होगा गेस का $100 का। और ये इन बैग्स को लिए भी 3 साल हो गए, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम इंडिया गई थी ना, मतलब अब की बार से पहले, तब मैंने ये दोनों बैग खरीदे थे। सोचा था इंडिया में किसी को गिफ्ट कर दूंगी, नहीं किए। अब आपको दिखाती हूँ मैं ये बैग। ये बैग मैंने कनाडा में कभी एक भी दिन कैरी नहीं किया। ये पेरिस हिल्टन डिजाइनर बैग है और ये मैंने दुबई से लिया था, दुबई मॉल से। बट उस टाइम ये अमित ने मुझे बर्थडे पर लेकर दिया था। दुबई में बहुत कैरी किया है हम लोग, एक बार जॉर्जिया गए थे दुबई से, वहाँ भी मैंने यही बैग कैरी किया था।
इसके अलावा कनाडा में आकर जो मैंने अपना फर्स्ट बैग लिया था, फर्स्ट, वो है ये बैग, एल्डो का बैग ही उस टाइम हमारे को ना बहुत ऐसा लगता था लग्जरी बैग है, बिकॉज दुबई में एल्डो ब्रांड भी महंगा था, मतलब 300 दिरहम 400 दिरहम के बैग आते थे दुबई में, और भाई 300-400 दिरहम मतलब $100-150 हो गया। तो जब हमारे दिमाग में ये था कि एल्डो का बैग ही $4 का आता है, बट जब यहाँ पर आकर ये बैग मुझे हडसन बे पे $40 का मिला ना, तो मुझे लगा यार यहाँ तो बहुत बड़ी सेल लगी हुई है एल्डो की। ये बाद में पता चला एल्डो के शोरूम में चले जाओगे तो कई बार इससे भी सस्ते मिल जाते हैं, बट हाँ ये बैग उस टाइम तो मुझे लगा था कि मैंने बहुत ही बड़ी डील ले ली है। ये बात लग गया कि ये बैग भी हार्डली मैंने 2 या 3 बार कैरी किया होगा, कभी कैरी किया ही नहीं है, क्योंकि मैंने को बताया ना कि मैं एक बैग के पीछे पड़ जाती हूँ, और वो होते हैं छोटे छोटे स्लिंग बैग्स जिनके मैं पीछे पड़ती हूँ, तो इसीलिए ये भी कभी यूज हुआ नहीं मेरा खास। ओके, और अब ये वाले बैग्स हैं मेरे जिनको मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ, जैसे कि एक ये स्लिंग बैग हो गया, ये मेरा ड्रेसेस के साथ यूज़ होने वाला है, किसी के घर जाना हो, पार्टीज पे जाना हो, डिनर वगैरह पे जाना हो, तो ये बैग अच्छा लगता है ड्रेसेस के साथ। और ये बैग जो आजकल मैं बहुत यूज़ कर रही हूँ, ये कॉलेज स्प्रिंग का बैग है, तो ये बैग यूज़ करना शुरू किया है, तो ये वाला जो ग्रीन स्लिंग बैग है इसको यूज़ करना बंद किया है तो यस, ये बैग आजकल मेरा चल रहा है। और इसके अलावा एक और बैग है मेरे पास स्टीव मैडन का, ये भी मुझे बर्थडे पर संगीता जी ने गिफ्ट किया था, बट मैंने कभी कैरी नहीं किया। क्यों नहीं? क्योंकि ये ना मतलब इसको ओपन करो ना तो ये पूरा ऐसा मतलब कार्ड्स वाला बैग ही है खास, और ये ऐसे ओपन होता है, तो मतलब कार्ड्स जो निकालते हुए इसको ऐसे ओपन करना पड़ता है। पता नहीं यूज़ करें मुझे बहुत कंफर्टेबल नहीं लगा, बट हाँ मुझे कलर बहुत प्यारा लगा। उन्होंने तो मुझे इसलिए दिया था कि उनको पता है कि येलो मेरा फेवरेट कलर है, और बैग भी बहुत ब्यूटीफुल है। बट हाँ कभी ना कभी किसी ना किसी ड्रेस के साथ कहीं ना कहीं आपको कैरी करके दिखाऊंगी मैं ये। और एक ये मेरी भाभी प्रतीक्षा ने मुझे बैग गिफ्ट किया था कि कभी ट्रेडिशनल कपड़ों के साथ क्लच वगैरह कैरी करना हो तो ये, बट ये आज तक मैं एक बार भी कैरी कर नहीं पाई, कोई ऐसा मौका मिला नहीं। ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं हम लोग और सत्संग में जाते हैं, वहाँ पे क्लच कैरी करने की जरूरत पड़ती नहीं है, तो कभी हाँ ये भी कैरी करूंगी तो आपको बताऊंगी। तो मेरे ख्याल से यही है मेरे बैग्स। इसके अलावा एक टेडी ब्लैक का बैग था मेरे पास जो मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था, मैंने न्यूयॉर्क से मंगाया था। वो बैग इस बार मैं मम्मा को देकर आई हूँ, बिकॉज मेरी मम्मा टीचर है और वो ना मुझसे ऐसे कोई गिफ्ट लेते नहीं है। उनको बड़ा यूँ लगता है कि यार बेटी के घर से मैंने गिफ्ट नहीं लेना, ये नहीं करना। तो मैं उनको ये बोलती कि मम्मा ये मेरा बैग था, मैं इसको यूज़ नहीं करती, ये आप ले लो, ये मेरे लिए बहुत बड़ा है, आपके तो काम आ जाएगा बिकॉज आप टीचर हो। ऐसे इतने बहाने बना के ना उनको गिफ्ट देने पड़ते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आपको अपनी मम्मा को ऐसे बहाने बना कर गिफ्ट देना पड़ता होगा। मेरे को लगता है मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ भाई साहब। तो और एक था मेरे पास एमके का बैग। आप वही सोचोगे कि शिल्पा तुमने माइकल कोर्स की इतनी शॉपिंग करी है, बाबा एमके का बैग नहीं है। एल्डो लेने के बाद मेरा अगला बैग था कनाडा में माइकल कोर्स, और उसका अगला बैग था केट स्पेड। दोनों ही बहुत अच्छे बैग थे, बट वही माइकल कोर्स भी बहुत बड़ा बैग था। वो मैंने मम्मा को जब पिछली बार इंडिया गई थी तब दे दिया था। और केट स्पेड का बैग जो था बड़ा क्यूट बैग था, स्लिंग बैग था ब्लैक कलर में, वो मेरी सिस्टर को बहुत पसंद आ गया था तो मैंने उसको दे दिया। तो टेडी ब्लेक, माइकल कोर्स और केट स्पेड वो इस कलेक्शन में अभी नहीं है। और इस बार मेरा इस साल का टारगेट है, क्योंकि इस साल मैंने अभी तक कोई बैग नहीं लिया है। इस साल हम लोग बैग लेंगे ब्लैक फ्राइडे पर। आपको पता है कि मुझे माइकल कोर्स पसंद है और उसका वो जो क्विल्टेड बैग है ना, उस पर मेरी पिछले साल भी नजर थी, मैं ले नहीं पाई थी। इस साल पक्का हम वो बैग लेकर आएंगे। इस कलेक्शन में एमके ऐड करना है मैंने इस साल। तो गाइस चलो अब मैं ऑफिस चलती हूँ और आप वीडियो कंटिन्यू रखो। आज मैंने कम से कम 5 साल के बाद ये वाली शर्ट पहनी है। ये मैंने दुबई में खरीदी थी, पियरा कार्डिन की। आई डोंट नो अब वो ब्रांड है भी या नहीं है, बट दैट टाइम इट यूज्ड टू बी अ वेरी गुड ब्रांड। पियरा कार्डिन इज़ किसी एमिली इन पेरिस, हाँ उसमें भी वो आया था, ओल्ड मैन। सो ये शर्ट मैंने दुबई में खरीदी थी आज से 7 साल पहले, और जब मैं यहाँ कनाडा में आया ना इसको पहनने का कभी मौका ही नहीं मिला। तो आज मैंने बहुत टाइम बाद ऐसे मुझे दिख गई, मैं कहा यार ये पहन के देखते हैं अभी फिट आती है नहीं आती। बिल्कुल फिट आ गई। मैं उस दिन तेरे को बोला भी तो तेरे पास एक ऐसी है शर्ट। अच्छा इसी की बात कर रहे थे? हाँ इसी की कर रहे थे। तो अच्छी लग रही है। हाँ तो यार अब दोबारा निकालते हैं वो दुबई वाली सारी शर्ट्स, पहन के देखते हैं। मुझे लग रहा है कि मुझे अभी भी फिट आ जाएंगी। अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है तो आ जाएंगी सारी फिट। तो जी नाश्ता बन रहा है, नाश्ता और लंच दोनों बन रहे हैं। मैं बनाता हूँ अपनी चाय और आपसे मिलते हैं ऑफिस में। आज हमें ना एक इवेंट में जाना था, वॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इवेंट था। इट वॉज अ नेटवर्किंग इवेंट, बट देन मेरे 2 कलीग्स गए हुए थे तो उनसे सुबह ही मैसेज आ गया। वो 8 बजे पहुंच गए थे। 8 o'clock इट वॉज स्टार्टेड। मैंने सोचा था कि मैं 10 बजे उनको ज्वाइन करूंगा, बट अराउंड 9 o'clock उनका मैसेज आ गया कि इवेंट इज़ अ फ्लॉप। तो बस फिर मैंने कहा चल थोड़ा सा ईजी लेते हैं। फिर आराम से रेडी हुआ। बाकी आज टाइम पे निकल ही गया हूँ। 11 बजे मैं ऑफिस पहुँच जाऊँगा। यूजुअली मुझे 11:30 बज जाते हैं ऑफिस पहुँचने में।
तो आज मैं आधा घंटा जल्दी पहुंच रहा हूँ वापस। मी चैनल पे कमेंट आया है कि सास के घर पे होते हुए सुबह 12 बजे तक सोने का गुर हमें भी बता दो कैसे होता है, कितने गट्स है। तो बताओ क्या मतलब क्या करना पड़ता है एक बहू को कि सास 12 बजे तक सोने की इजाजत दे दे। वो तो सास पे होता है। हाँ मैंने यही बोला है, मैं कहा बहू में कोई गट्स की जरूरत नहीं है भाई, सास पे होता है वो। मैं 6 घंटे की नींद लेती हूँ एवरी डे इंक्लूडिंग वीकेंड्स। तो मेरे को ये लगता है कि यार मैं 12 बजे उठ जाऊंगी तो मैं सुबह 6 बजे भी सोऊंगी तो चलेगा करके मैं लेट सोती हूँ। आई एम नॉट एन अर्ली राइजर, मैं उल्लू हूँ और मैं बचपन से उल्लू हूँ। मतलब ये नहीं कि मैं अब ऐसे हो गई हूँ, मैं पैदा हुई थी ना मम्मा पापा तब से बोलते हैं कि तब से पूरी रात जागती थी कि और पूरा दिन सोती थी। लेकिन ये अब की बात नहीं बता रही भाई, जब से मेरी शादी हुई है, मैं तो पहले बोला ही है कि मैं रात को सोती नहीं हूँ और सुबह उठती नहीं हूँ। तो हम लोग रहते थे गुड़गांव में और रोहतक हम लोग जाते थे सिर्फ वीकेंड्स पे, क्योंकि मम्मी पापा तो रोहतक रहते थे ना। तो तब रोहतक में भी ऐसे ही होता था भाई, मैं सैटरडे को हम लोग रोहतक पहुंचते थे, संडे को मैं 11-12 बजे उठकर आती थी नीचे तैयार होकर, नहा धोकर, लेकिन पूरा तैयार होकर फिर ब्रेकफास्ट बनाते थे। तो सुबह जैसे अभी भी यहाँ पर ये होता है ना कि अमित और मम्मी चाय और ब्रेड ले लेते हैं, ऐसे वहां रोहतक में भी जब पापा भी थे सभी लोग चाय ब्रेड ले लेते थे, फिर मैं आकर ब्रेकफास्ट बनाती थी, फिर हम लोग सारे ब्रेकफास्ट करते थे। तो ये तो कह सकते, फिर ना कभी भी मम्मी ने टोका ही नहीं, कभी एक दिन भी नहीं टोका, कभी मुंह भी नहीं बनाया। कई सास होती है जो कुछ बोलती नहीं है मगर मुंह बना लेती है, तो बहू को पता चल जाता है भाई सास को ना अच्छा नहीं लगा। मम्मी ने कभी मुंह भी नहीं बनाया, कभी एक बार भी नहीं बोला कि जल्दी उठ जाओ। मैं कह रही हूँ 12 साल में कभी एक बार तो बोला मम्मी ने कि भाई थोड़ा जल्दी उठ जाया करो, ना मम्मी ने ना पापा ने। तो भाई बच्चे अपने आप ही बिगड़ेंगे जब माँ बाप इतनी छूट देंगे, तो हम बिगड़े हुए हैं। कुछ समझे सास है, वो भी तो किसी बेटी की माँ है। हाँ सासों को खुद समझना चाहिए ना। बिल्कुल। तो भाई ऐसा है, ये बहुओं के लिए नहीं है, ये सासों के लिए कि प्लीज आपकी जिनकी बहुएं हैं ये बात समझा करें, बहुओं को देर तक सोने दिया कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर बहू रात को लेट सोती है तो